मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन। और इसके अलावा हमें बर्मा के बारे में घंटा नहीं पता। नमस्कार दोस्तों, कंट्री कनेक्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आज हम बात करेंगे दिया तले अंधेरा की। म्यांमार के हमारे इमीडिएट नेबर होने के बावजूद हमें इस देश के बारे में बहुत कम पता है। क्यों, कैसे? आइए आज अनरावल करते हैं बर्मा की मिस्ट्री को। 7.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर का ये देश 5.5 करोड़ लोगों का घर है और इसकी हिस्ट्री हजारों साल पुरानी है। हम शुरू करते हैं 1057 में, जब किंग अरावथा ने मॉडर्न डे म्यांमार की फाउंडेशंस ले की और बगान सिटी को अपना कैपिटल और थिरावदा बुद्धिज्म को अपना ऑफिशियल रिलीजन बनाया। 1287 के मंगोल अटैक ने इस देश को अगले 300 सालों के लिए फिर से फ्रैगमेंट कर दिया। 1510 से 1826 तक यहाँ की दो फेमस डायनेस्टीज दुनगाओ और कोनबाओ ने म्यांमार को अपने मैक्सिमम पॉसिबल जियोग्राफिक स्प्रेड तक लाया, वेरियस अलायंसेस और कॉन्क्वेस्ट के थ्रू। 1826 में ब्रिटिशर्स की इन पे नजर पड़ी। अब उसके बाद की कहानी तो आप समझ ही गए होंगे। 60 सालों के अंदर हुए 3 एंग्लो बर्मीज वॉर का नतीजा ये हुआ कि बर्मा फाइनली बन गया एक ब्रिटिश कॉलोनी। देखिए, ओरिजिनली तो बर्मा ब्रिटिश इंडिया का ही एक हिस्सा था, पर ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत सोसाइटी में जितनी भी लीड पोजीशंस थी, मिलिट्री, एडमिनिस्ट्रेशन, एग्रीकल्चर, मेडिकल सर्विसेज, यहां तक कि पोस्ट और टेलीग्राफ सर्विसेज में भी जितनी भी पोजीशंस थी वो सब इंडियंस को जाने लगी। लगातार हुई सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन के कारण बर्मीज लोग पहले तो रिसेंट होना शुरू हुए और उसके बाद एक एथनिक स्ट्राइव में उठ खड़े हुए। 1937 तक ये एथनिक स्ट्राइव वायलेंट हो गया और ब्रिटिशर्स ने फाइनली डिसाइड किया कि ब्रिटिश इंडिया और म्यांमार 2 सेपरेट कॉलोनीज बन जाए, या एटलीस्ट ये था ऑफिशियल रीजन। एक और पैरेलल लाइन ऑफ थॉट ये है कि 1937 तक इंडिया की इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो थी काफी जोर पकड़ चुकी थी और ब्रिटिशर्स को डर था कि अगर इंडिया को इंडिपेंडेंट करना पड़ा तो साथ में स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट ये साउथ ईस्ट एशिया का रीजन भी सरेंडर करना होगा। इसलिए उन्होंने वाजिब समझा कि ब्रिटिश इंडिया और म्यांमार को आपस में डिवाइड कर दिया जाए। रियल रीजन जो है वो हिस्ट्री के पन्नों में गुम चुका है, सो वी विल नेवर रियली नो। बट नेट 1937 तक बर्मीज आइडेंटिटी को एक्टिवली कल्टीवेट किया गया और उन्हें कन्विंस किया गया कि आप एज एन एंटिटी ब्रिटिश इंडिया से सेपरेट हो। आइए अब समझते हैं मॉडर्न डे बर्मा को। 4 जनवरी 1948 को इंडिपेंडेंट हुआ म्यांमार सिर्फ 14 इयर्स के लिए डेमोक्रेटिक रहा। 1962 से आज तक यहाँ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में हमेशा मिलिट्री का ही रूल रहा है। नेचुरल रिसोर्सेज में अबंडेंटली ब्लेस्ड म्यांमार जेड, रूबीज, ऑयल और नेचुरल गैस का मेजर प्रोड्यूसर है, पर एथनिक स्ट्राइफ, इंटरनल डिविजन्स और फॉरेन इंटरफेरेंस के कारण म्यांमार अपना फुल पोटेंशियल रियलाइज नहीं कर पा। प्रेजेंटली म्यांमार में डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स अपने सेपरेट देश या सेल्फ गवर्नड एरियाज को डिमांड कर रहे हैं और एक आर्म स्ट्रगल में कॉन्स्टेंटली आर्मी के अगेंस्ट भिड़े रहते हैं। कुछ मेजर एथनिक ग्रुप्स जिनके बारे में हम जानते हैं बर्मीज, अराकन, काचिन और रोहिंग्या। पर ये सिर्फ 4 ग्रुप्स के बीच की लड़ाई नहीं, यहाँ पर मल्टीपल रिलीजियो एथनिक ग्रुप्स लड़ रहे हैं, जिसके कारण लगातार देश की डेवलपमेंट बैक सीट लेती जा रही है। म्यांमार, जो कि इनका ऑफिशियल नाम है, उसको प्रोनाउंस करने के 9 डिफरेंट तरीके हैं। म्यांमार, म्यांमार, म्यांमार एक्सेट्रा। और आयरनी ऑफ आयरनीज ये है कि देश को सही प्रोनाउंस करने का ऑफिशियल तरीका गवर्नमेंट को भी नहीं मालूम कि 1989 में मिलिट्री हुंटा ने देश के नाम को बर्मा से म्यांमार में कन्वर्ट कर दिया। अब मेजॉरिटी गवर्नमेंट, स्पेशली जो सोशलिस्ट और डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, उन्होंने इस चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं किया और आज तक वो अपने देश को या अपने आप को बर्मा और बर्मीज से एड्रेस करते हैं और एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट म्यांमार नाम को यूज नहीं करते। ऑन इट्स पार्ट जो मिलिट्री गवर्नमेंट है वो भी कंफ्यूज है, बिकॉज म्यांमार नाम का जो ओरिजिन है वो लिटिल हेजी है और किसी को एग्जैक्टली पता नहीं है कि उसे प्रोनाउंस किया जाए तो कैसे किया जाए। इस कंफ्यूजिंग नोट पे आइए अब जानते हैं बर्मा के कुछ फेमस स्पॉट्स को। हमारी पहली डेस्टिनेशन है नाओ पी दाओ शहर, जिसका बर्मीज में मतलब है रॉयल कैपिटल। देखिए, बहुत सालों तक रंगून या यानगांव म्यांमार की कैपिटल रहा था, पर देश के एक्सट्रीम साउथ में होने के कारण यहां से नॉर्दर्न एरियाज और वहां की एथनिक और सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को कंट्रोल करना गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। इसीलिए साल 2006 में डिसाइड किया गया कि रिलेटिवली सेंट्रली लोकेटेड नाओ पी दाओ देश की नई कैपिटल बन जाए। आज नाओ पी दाओ में यहाँ का प्रेसिडेंशियल पैलेस है, इनकी पार्लियामेंट है, सारी मिनिस्ट्रीज के ऑफिसेज हैं, म्यूजियम्स है, एयरपोर्ट है, थीम पार्क्स हैं, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं, बस लोग नहीं है। जी हाँ,
अब ये अजीब सिचुएशन का कारण ये है कि म्यांमार में या बर्मा में बहुत सारी डिफरेंट एथनिक कम्युनिटीज अपना सेपरेट रीजन और देश मांग रही हैं। इन एथनिक टेंशन के कारण जो मिलिट्री गवर्नमेंट है वो एक सॉर्ट ऑफ पैरानोया में ही रहती है। और उस पैरानोया का कारण है कि ये कैपिटल जो देश के सेंट्रली लोकेटेड है इतनी वेल सिक्योर्ड है और इतनी आइसोलेटेड है कि यहाँ पर सिवाय देश के रूलर्स के और कोई भी नहीं रहता। अब हम बात करेंगे यानगाओ या रंगून की। रंगून म्यांमार या बर्मा की एंशिएंट कैपिटल रहा है और बर्मीज में इसका मतलब है वो शहर जहां सारे दुखों का अंत हो जाता है। अंडमान सी के पास होने के कारण ब्रिटिशर्स को ये शहर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिकली वैल्यूएबल और इंपॉर्टेंट लगा। एंग्लो बर्मीज वॉर जीतने के बाद उन्होंने इसे अपनी कैपिटल बना लिया। रंगून वो शहर है जहां मुगलों के लास्ट बादशाह मोहम्मद शाह को भी हाउस अरेस्ट में रखा गया। आज रंगून अपनी एंशिएंट हेरिटेज और मॉडर्न आर्किटेक्चर को फ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ आपको मिलेंगी एंशिएंट बुद्धिस्ट पगोडास, पार्क्स, लेक्स, बाजार्स और ढेर सारी कॉलोनियल बिल्डिंग्स। इनफैक्ट रंगून ऐसा शहर है जहां पूरे एशिया में सबसे ज्यादा कॉलोनियल बिल्डिंग्स पाई जाती हैं। मानो एक तरीके से जब से ब्रिटिशर्स गए हो इस शहर में डेवलपमेंट रुकी गई हो, बिकॉज उन बिल्डिंग्स के अलावा इस शहर में और कुछ नहीं दिखेगा। हमारी तीसरी डेस्टिनेशन कोई फेमस शहर या मॉन्यूमेंट नहीं, ये है यहाँ की इरावती नदी। पाली भाषा में विष्णु भगवान की सवारी जो हाथी थे उनका नाम था इरावत। उसी के नाम से इंस्पायर्ड इरावती नदी आज बर्मा की सबसे बड़ी वाटर बॉडी। 2300 किलोमीटर लंबी ये नदी फेमस है फूड प्रोडक्शन, इंग्लैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन, वाटर टूरिज्म और इको रिजर्व्स के लिए। आइए अब समझते हैं इंडिया और बर्मा के रिश्तों को। एज नेबर्स इंडिया और बर्मा के रिलेशंस हमेशा से कॉर्डियल रहे हैं, पर हर रिश्ते की तरह यहां पर भी अप्स एंड डाउन्स हुए हैं। इंडिपेंडेंट और डेमोक्रेटिक बर्मा ने इंडिया को अपना सबसे वोकल सपोर्टर पाया, बट 1962 ऑनवर्ड्स की मिलिट्री गवर्नमेंट से इंडिया ने अपना थोड़ा डिस्टेंस रखा। जब चाइना ने यहां पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू किया तो इंडिया ने अगेन अपने सारे पुराने कॉन्टैक्ट्स को रिवाइव कर दिया। आज बर्मा और इंडिया एक्टिवली कोऑर्डिनेट करते हैं काउंटर टेररिज्म, नार्को एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स में। इन रिटर्न इंडिया बर्मा की काफी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस और इंप्लीमेंट करता है। आइए अब जानते हैं इंडियंस बर्मा कैसे पहुंच सकते हैं। म्यांमार दुनिया में उन देशों में से एक है जिनका वीजा सिक्योर करना सबसे आसान है, क्योंकि इस देश को टूरिज्म की डेस्परेट रिक्वायरमेंट है। इंडियंस के लिए वीजा एप्लीकेशन दो प्रकार की है। टाइप 1 है एक ई वीजा टाइप 2 है वीजा ऑन अराइवल। दोनों के लिए रिक्वायरमेंट सेम है। आपको चाहिए अपना पासपोर्ट, कंफर्म बुकिंग रिजर्वेशन। कोविड काल में आपको एक नेसेसरी कोविड सर्टिफिकेशन भी चाहिए था, वो करंट रिक्वायरमेंट अभी भी लागू है। एक इंडियन के लिए टिपिकली बर्मीज वीजा की कॉस्ट $50 है या रफली 4200 इंडियन रुपीज। अब बात करते हैं एयरफेयर्स की। न्यू दिल्ली से रंगून की एवरेज रिटर्न एयरफेयर्स 30,000 से स्टार्ट होते हैं। इनकी करेंसी म्यांमार क्याक काफी वीक है इंटरनेशनल सैंक्शंस के कारण, और प्रेजेंटली 1 इंडियन रुपी इज इक्वल टू 25 म्यांमार क्याक। तो दोस्तों ये थी कहानी म्यांमार की, जो एक ही समय पे हमसे बहुत पास भी है और बहुत दूर भी। हाल ही में म्यांमार में फिर से एथनिक क्लैशेस शुरू हो गए। आशा करते हैं कि बर्मा एक दिन अपने फुल पोटेंशियल को रियलाइज कर सके और इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में एक एफिशिएंट गेटवे बन सके। तब तक अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं किसी और देश के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।